हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आलोक कुमार यादव आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का आपका जो क्वेश्चन पेपर जो 17 अप्रैल 2025 को कंडक्ट किया गया था, इसको डिटेल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है लिपिड आर प्राइमरली हाइड्रोफोबिक बिकॉज ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, फॉस्फेट और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं और आपसे पूछा गया है हाइड्रोफोबिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, प्राइमरली हाइड्रोफोबिक होता है लिपिड्स किसकी वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए एल्काइल ग्रुप। जो लिपिड्स होते हैं वो एल्काइल ग्रुप की वजह से हाइड्रोफोबिक होते हैं। द एल्काइल ग्रुप इन लिपिड स्ट्रक्चर इन इंडीड हाइड्रोफोबिक लिपिड आर नोन फॉर बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर आप लिपिड का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिपिड का स्ट्रक्चर है और जो ये हाइड्रोफोबिसिटी होती है वो इसके एल्काइल ग्रुप की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है, जो असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। तो स्टेरॉल प्ले एसेंशियल रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो स्टेरॉल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। इट सर्व एज सेकेंडरी मैसेंजर इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो हाँ, कई सारी सिग्नलिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर स्टेरॉल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में हम बात करें तो जो हेजहॉग पाथवे होता है वहाँ पर स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव ऑक्सीस्टेरॉल एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द पैच रिसेप्टर एंड स्मूथ एंड प्रोटीन के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो दोनों करेक्ट जाएगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है फाइंड करेक्ट वन। इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर 4 स्टेटमेंट है, इनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है डिप्लोमोनाड एनिमल लैक माइटोकॉन्ड्रिया। कि डिप्लोमोनाड एनिमल्स जो होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका रिटोराटमोनाड एनिमल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो डिप्लोमोनाड डू नॉट हैव ट्रेडिशनल माइटोकॉन्ड्रिया। जियार्डिया डियोडेनालिस विच कॉज जियार्डियासिस इन द ह्यूमन। ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो डिप्लोमोनाड एनिमल्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया, तो डू नॉट हैव ट्रेडिशनल माइटोकॉन्ड्रिया, तो यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। रिटोर्टामोनाड एनिमल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, जो रिटोर्टामोनास हैं इसमें डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया इन देयर क्लासिकल फॉर्म। तो यहाँ पर बोल रहा है हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होती। दे आर नोन फॉर लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ऑपरेटस डिक्टियोसोम एंड पेरोक्सिसोम। इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना ही गोल्जी ऑपरेटस होता है, ना ही डिक्टियोसोम होता है और ना ही पेरोक्सिसोम होता है। However, some studies suggested that might have a reduced or relict form of mitochondria potentially resembling a hydrogenism। तो इसका जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। इसमें हैव माइटोकॉन्ड्रिया बोला लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। पैराबैसिलिट्स हैव एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पैराबैसिलिट्स होते हैं उनमें ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाई जाती, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। दे हैव ए सिमिलर ऑर्गेनेल कॉल्ड हाइड्रोजिनोसोम इंस्टेडेड किसके, जो ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया उसके स्थान पर। तो इसके जो बी और सी स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। और जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, यानी कि इसका आपका ए और डी स्टेटमेंट सही है। तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ए फिनोमिना इन विच टू पेरेंट्स दैट एक्सप्रेस द सेम और सिमिलर रिसेसिव फिनोटाइप। दो पेरेंट हैं जिनमें सिमिलर या सिमिलर रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहे हैं। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ए वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वाइल्ड टाइप हैं या जो ऑफ स्प्रिंग है वो वाइल्ड टाइप। इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे? तो इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है कॉम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए, द फिनोमिनन वेयर टू पेरेंट्स विद द सेम और सिमिलर रिसेसिव फिनोटाइप्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद ए वाइल्ड टाइप फिनोम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये ड्रोसोफिला दी हुई है ये व्हाइट आई स्टेन है और दूसरा है व्हाइट आई स्टेन 2। तो ये व्हाइट आई स्टेन 1 है और ये व्हाइट आई स्टेन 2 है। जब इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये इसका गैमेट बन गए, यहाँ पर ये इसके गैमेट बन गए।
जब इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर हाइब्रिड रेड आई स्टेन बना। जब वाइट वाइट का क्रॉस कराया गया तो हाइब्रिड रेड आई स्टेन बन रहा है जो एक वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है। तो इस तरह का जो क्रॉस है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन के नाम से जानते हैं। वहीं हम जरा और टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। तो जीन रिडंडेंसी की बात करते हैं तो रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल जीन विद इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम दैट परफॉर्म द सेम और सिमिलर बायोलॉजिकल फंक्शन। तो बहुत सारे जीन जो एक तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस जिसको एक तरह से पॉलीजेनिक की नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जीन रिडंडेंसी के नाम से जानते हैं। एपिस्टेसिस का मतलब क्या हो, तो एपिस्टेसिस रिफर टू ए जेनेटिक फिनोमिना जहाँ पर क्या होता है एक जीन जो है वो मॉडिफाई या मास्क करता है जो दूसरा जीन है उसके एक्सप्रेशन को, और ये इनका लोकस है वो भी क्या होता है डिफरेंट हो सकता है लीडिंग टू ए स्पेसिफिक फिनोटाइप। तो अगर एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस नाम देते हैं। और एपिस्टेसिस दो तरह की होती है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है और दूसरी रिसेसिव एपिस्टेसिस होती है। नेक्स्ट है जो आपका जीन मॉडिफायर इफेक्ट है। तो ए मॉडिफायर जीन इफेक्ट और मॉडिफायर जीन इंटरेक्शन रिफर टू ए सिनेरियो वेयर वन जीन, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं मॉडिफायर जीन, अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप ऑफ अनदर जीन, जहाँ पर एक जीन जो है वो दूसरे जीन के फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा है। जो चेंज करता है उसे हम लोग मॉडिफायर जीन कह रहे हैं, और जिसका चेंज हो रहा है उसे हम लोग टारगेट जीन के नाम से जान रहे हैं, विदाउट नेसेसरली बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ द टारगेट जीन इटसेल्फ। और जो इसके टारगेट जीन में फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटेशन। जहाँ पर जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं और उनका जो क्रॉस कराएंगे तो वहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो वाइल्ड टाइप होगा, तो कॉम्प्लीमेंटेशन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द कंट्री। तो सबसे पहला कंट्री में इस्टेब्लिश हुआ बायोस्फीयर रिजर्व जो है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, जो लोकेटेड है वेस्टर्न घाट एंड स्पान्स अक्रॉस तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ये इनको टच करता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में एंटीरियर एक्सिस डिसाइडेड बाय प्रोटीन्स। तो ड्रोसोफिला में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जब हम लोग वो पढ़ते हैं कि कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पर दो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका बाइकॉइड जो आपका एंटीरियर पोर्शन की तरफ होता है, और दूसरा होता है नैनोस। वहीं पर आपका एक हंचबैक होता है जो एंटीरियर की तरफ से होता है, और जो कॉर्डल होता है वो आपका पोस्टीरियर की तरफ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था एंटीरियर एक्सिस, तो आपका बाइकॉइड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। इन ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई द जीन बाइकॉइड एंड नैनोस प्ले ए क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर या फ्रंट और बैक एक्सिस बोला जाए इन एम्ब्रियो। बाइकॉइड mRNA इज लोकलाइज्ड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द एग, वाइल जो नैनस mRNA होता है वो लोकलाइज्ड होता है पोस्टीरियर एंड की तरफ। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो आपका डी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है मैचिंग कराना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एटीपी सिंथेज जो होता है वो प्रोटॉन पंप होता है, 4 प्रोटॉन को पंप करके एक एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो डी का जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी का फर्स्ट जा रहा है और यहाँ पर आपका डी का फर्स्ट जा रहा है। तो इसमें से अब आपको देखना है कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा। वहीं जो आपका मॉलिकुलर ऑक्सीजन है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की अगर हम बात करें, अच्छा देखिए यहाँ पर आप देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है, या इसे हम लोग पीडीएच के नाम से जानते हैं। जो मेटाबॉलिज्म के प्लेलिस्ट है वहाँ पर पीडीएच को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, E1, E2 और E3 के नाम से जानते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये पायरुवेट को CO2 रिलीज कराएगा और NADH रिलीज कराएगा और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो C का चला जाएगा 4। तो C का 4th आप देखिए आपको इस स्टेटमेंट में मिल रहा है। तो ये आपका जो डी आंसर है ये आपका करेक्ट जाएगा। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर ये टिक आपको किसी क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको इसको करेक्ट नहीं मानना है। जो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसके हिसाब से आप आंसर को करेक्ट मानेंगे। तो एटीपी सिंथेज जो है वो आपका हो गया प्रोटॉन पंप, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो बी का हो जाएगा आपका क्या, थर्ड। जो साइटोक्रोम सी होता है, यहाँ पर देखिए आपका साइटोक्रोम सी है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। और जो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो आपका हो जाएगा क्या, मॉलिकुलर ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका डी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म विच कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाय।
तो जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे? तो ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये मिडिल पीस होता है और यहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जिसे निबरकुहिन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो स्पर्म को मोटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो द sperm middle piece containing oxidative enzyme like those in mitochondria is crucial for reproduction because it provides the energy needed for sperm motility. This energy enables the sperm to swim toward the egg for fertilization. ये इसका जो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है फाइलोजेनी कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ। जो फाइलोजेनी है वो किसके द्वारा पता कर सकते हैं? तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आरआरएनए के द्वारा जो है, या राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसके द्वारा आप फाइलोजेनी को पता कर सकते हैं। फाइलोजेनी और द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, स्पेशली द स्मॉल सब यूनिट आरआरएनए यानी कि आपका 60S आरआरएनए, या फिर हम 80S आरआरएनए की बात करें इन यूकैरियोट में और 60S की बात करें प्रोकैरियोट में, जिसके द्वारा हम फाइलोजेनी का पता कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज आरआरएनए सीक्वेंस आर हाईली कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीसीज। ये इसलिए हो पाता है कि जो आरआरएनए होता है वो हाईली कंजर्व्ड होता है अक्रॉस दी स्पीसीज, मेकिंग देम यूजफुल फॉर कंपेराइजिंग इवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है व्हाट अकर ड्यूरिंग द सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेशन। जब सोडियम पोटेशियम पंप होता है तो कितने सोडियम बाहर जाते हैं, कितने सोडियम अंदर आते हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो जब सोडियम पोटेशियम पंप रन होता है तो आपका यहाँ पर देखिए जो ये सोडियम मॉलिक्यूल है, 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजा जा रहा है और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल जो है वो अंदर लाए जा रहे हैं। तो इसमें जो आपका आउटसाइड ऑफ 3 सोडियम आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ 2 पोटेशियम आयन यानी कि आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इन किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन में जो आपका प्राइमरी ड्राइवर होता है अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का वो क्या होता है? तो जो किन सिलेक्शन है ये आपका, इसमें जो प्राइमरी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है, प्राइमरी ड्राइविंग जो होता है ड्राइवर होता है वो आपका जेनेटिक रिलेटेडनेस होता है। तो इसका जो आपका डी स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जरा इसमें देखते हैं। तो किन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि किन सिलेक्शन ऑफन लीड टू अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर वेयर एन इंडिविजुअल सेक्रीफाइस इट्स ऑन फिटनेस टू बेनिफिट्स इट्स रिलेटिव। जब कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा होता है, यानी कि अपने कुछ टाइम का यूटिलाइजेशन या फूड का यूटिलाइजेशन कर रहा होता है, उसको दे रहा होता है अपनी चीज़ें, तो उससे हम लोग किन सिलेक्शन कहते हैं। किन सिलेक्शन में कंडीशन है कि ये अपने बेनिफिट्स जो है वो रिलेटिव को बेनिफिट, मतलब जो ये अपना सेक्रीफाइस जो है वो अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट देने के लिए कर रहा होता है। वहीं जो अल्ट्रुइज्म होता है, तो इन बायोलॉजी अल्ट्रुइज्म रिफर टू एन इंडिविजुअल बिहेवियर दैट रिड्यूस इट्स ऑन फिटनेस व्हाइल सिमिल्टेनियसली इंक्रीजिंग द फिटनेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। वहीं जो अल्ट्रुइज्म है अपने ही ग्रुप या अपने जैसे इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए किया जाता है। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि आज हम तुम्हारी मदद करेंगे, कल तुम हमारी मदद करना, यानी कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे आपस में। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब हुआ कि आज हमने आपकी मदद कर दी है और कल आप हमारी मदद कर देना। तो अल्ट्रुइज्म जो होता है इसको हैमिल्टन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें होता है आर बी ग्रेटर देन सी, तो यानी कि रिलेटेडनेस प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्ड जीन ये ज़्यादा आपका होना चाहिए। दूसरा बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू कॉस्ट। कॉस्ट कम होनी चाहिए और बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसको इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो आपका डी स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए सिग्नल रिसेप्टर इज। एक मॉलिक्यूल जो सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नाम दिया जाता है लिगांड। एक लिगांड मॉलिक्यूल जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। अब देखिए जैसे की लॉक एंजाइम प्रिंसिपल में देखते हैं तो जो की है वो हमारा लिगांड है और जो यहाँ पे लॉक जो बना हुआ है ये हमारा रिसेप्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट बाइंड टू ए सिग्नल रिसेप्टर, उसे हम लोग लिगांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन साधारणतया यानी कि नॉट यूजुअली एन ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए आप कि कौन जो है वो जनरली ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो आपका इसका आंसर नहीं जाएगा। अफेक्टिंग द जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोवियल इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू बोन एंड कार्टिलेज,
सोरोसिस जो है ये आपका क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है वेयर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक हेल्दी स्किन सेल्स। तो हेल्दी स्किन सेल्स पर इम्यून सिस्टम अटैक कर दे रहा है, तो यानी कि ये भी आपका ऑटोइम्यून डिजीज है। नेक्स्ट है आपका अल्जाइमर डिजीज। तो ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होता है और ये आपका ऑटोसोमल डिजीज होती है। ग्रोइंग ऑफ एविडेंस सजेस्टिंग इन्फ्लेमेशन प्ले ए रोल इन इट्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो जो ये आपका ऑटोसोमल डिजीज है, ना कि ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका अल्जाइमर डिजीज जाना चाहिए। वहीं एडिसन्स डिजीज होता है, ये प्राइमरली कंसिडर किया जाता है एज ऑटो इम्यून डिजीज की तरह। तो इन जो तीनों ऑप्शन है ये आपके नहीं जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जब आप बात करते हैं तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका रेस्पिरेटरी चेन या फिर हम बोले ईटीएस प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा जो है वो कोएंजाइम्स आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द बोल्डिंग ऑफ ए वेब बाय स्पाइडर इन एज एग्जाम्पल ऑफ। तो जो मकड़ी द्वारा जो जाल बनाया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने देखा होगा मकड़ी जो है वो इस तरह का कुछ जाल बनाती है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्नेट बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। जो इन्नेट बिहेवियर होता है उसे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। इट रिफर टू बिहेवियर दैट आर जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड डू नॉट रिक्वायर लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए, इस मकड़ी को आकर के किसी ने क्लास तो दिया नहीं कि बेटे चलो हम तुम्हें जाल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये किसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है या फिर बोलते हैं ये इन्नेट बिहेवियर है। दीज बिहेवियर आर ऑफन ट्रिगर बाय स्पेसिफिक स्टिमुलस एंड आर शेयर्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। इसका जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इन्नेट बिहेवियर का पार्ट है उसको हम लोग एफएपी के नाम से जानते हैं, यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न is a species specific innate and automatic behavior sequence triggered by a specific stimulus also known as a sign stimulus. Once initiated the fab will continue to completion even if the original stimulus is removed. इसमें क्या होता है, एक बार स्टिमुलस दे दिया उसके बाद उस स्टिमुलस को हटा भी लिया जाए तो वो वैसे ही वर्क किया जाएगा जैसे कि स्टिमुलस दिया गया था। दिस बिहेवियर आर जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड डू नॉट रिक्वायर प्रायर एक्सपीरियंस और लर्निंग। इसके लिए भी किसी प्रायर एक्सपीरियंस और लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, जो ग्रे लैग गूज होते हैं, जब इनके अंडा को क्या किया जाए, थोड़ा सा रिमूव करके रख दिया जाए इनके नेक्स्ट से, तो ये क्या करते हैं वापस से उसको खींच करके अपने नेक्स्ट में ले आते हैं। वही एक कंडीशन में क्या किया गया, इस अंडे की जगह एक पत्थर को रख दिया जाए जो सेम उसी शेप का हो, तो उस पत्थर को भी खींच करके अपने नेक्स्ट में ले आते हैं। तो ये जो है इन्नेट बिहेवियर के अंदर फिक्स एक्शन पैटर्न आता है, तो इसका एग्जांपल है। तो इसका जो 100% एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका फिक्स एक्शन पैटर्न जाएगा, लेकिन फिक्स एक्शन पैटर्न जो है वो इन्नेट बिहेवियर का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा आप देख सकते हैं कि कुछ मतलब चैलेंज किया जा सकता है ये क्वेश्चन को, लेकिन 99% पार्ट में इसका जो है वो आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस। यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले कैम्ब्रियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस और प्लियोसीन। तो यहाँ पर इपोज दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है आपका पीरियड। तो सबसे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है क्या, सबसे जो नीचे है वो आपका कैम्ब्रियन है, ठीक है। और सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपका है सबसे ऊपर में प्लियोसीन। अब देखिए इसके अलावा आपको पर्मियन देखने को कहाँ मिल रहा है, कार्बोनिफेरस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कार्बोनिफेरस है, फिर आपका पर्मियन है और सबसे लास्ट में है आपका प्लियोसीन। तो आप देखिए सबसे नीचे आपका हो जाएगा कैम्ब्रियन, यानी कि थर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा कार्बोनिफेरस, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा कैम्ब्रियन, यानी कि सबसे पहले आपका हो गया फर्स्ट के बाद आपका हो जाएगा कार्बोनिफेरस, यानी कि फर्स्ट के बाद आपका हो गया थर्ड, और थर्ड के बाद आपका हो जाएगा पर्मियन, यानी कि आपका हो गया कौन सा, फोर्थ, और फोर्थ के बाद आपका हो जाएगा प्लियोसीन। प्लियोसीन आपका हो जाएगा सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे आपका पहले सेकंड होगा, सेकंड में आपका पर्मियन है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा क्या, ये आपका प्लियोसीन, यानी कि आपका प्लियोसीन मतलब फोर्थ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका ये फोर्थ यहाँ पे और ये आपका सेकंड है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है सी जो है ये आपका करेक्ट जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपसे पूछा गया है नॉट ए पॉजिटिव इंटरेक्शन, कि इनमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है। तो हम जरा एक बार पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में मतलब हो रहा होता है कि आपको फायदा बेनिफिट्स मिल रहा हो। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक म्यूचुअलिज्म होता है, एक कॉमनसेलिज्म होता है, एक प्रोटो कॉर्पोरेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है नॉट ए पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो प्रोटो कॉर्पोरेशन नहीं जाएगा, कॉमनसेलिज्म नहीं जाएगा, म्यूचुअलिज्म नहीं जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कैनाबिलिज्म, कंपटीशन, ये सब आपके निगेटिव इंटरेक्शन के टाइप हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि दो स्पीसीज से दोनों को ही नुकसान हो रहा होता है, बोथ द ऑर्गेनिज्म आर एडवर्सली अफेक्टेड। वहीं पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट हो रहा है उसको तो फायदा होता है, लेकिन जो होस्ट होता है उसको नुकसान हो रहा होता है। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अफेक्टेड। एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक को तो नुकसान हो रहा होता है लेकिन दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, तो वन इज अनअफेक्टेड एंड अदर इज इनहिबिटेड। प्रेडेशन में क्या होता है कि एक को नुकसान हो रहा होता है और एक को फायदा हो रहा था। जो प्रेडेटर होता है उसको फायदा हो रहा होता है और जो प्रे होता है उसको नुकसान हो रहा होता है। तो ये सारी कंडीशन है निगेटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि डीएनए हैज इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन, यानी कि जितना एडेनिन है उतना ही आपका क्या है, थायमीन है, एंड इक्वल नंबर ऑफ जितना आपका ग्वानिन है उतना ही आपका क्या है, साइटोसिन है। तो ये जो है ये चीज बताता है आपका कौन, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल जो है वो बेस पेयरिंग को बताता है, जितना एडेनिन होता है उतना ही आपका थायमीन होता है, जितना ग्वानिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। यहाँ पर कुछ और जो पीछे पॉइंट दिए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो कैपिलर्स का कैपिलर का जो लीक कैटिलर्स का जो प्रिंसिपल होता है उसके बारे में भी जरा आप देख लीजिए। तो कैटिलियर्स का जो प्रिंसिपल है ये आल्सो नोन एज, इसे कैटिलियर्स प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट प्रिडिक्ट हाउ ए केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। इसको चेक करने के लिए जो है यहाँ पर ये चीज दी गई है। नेक्स्ट चीज देखिए, आपका नेक्स्ट जो है वो आपका कूलाम्स लॉ है। तो कूलाम्स लॉ बताता है द फोर्स ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इट स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्ज्ड पार्टिकल। इसके लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है। तो F इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर F आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, K कूलम कांस्टेंट है, Q1 Q2 जो आपका चार्ज है, और R जो है वो आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कूलम लॉ भी आपका डीएनए से रिलेटेड नहीं है। वेंट हॉफ प्लॉट कैन बी यूज टू फाइंड द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस फॉर ईच मैकेनिज्म एंड द फेवर्ड मैकेनिज्म अंडर डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, चारगाफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीनल ग्लूकोसूरिया। तो रीनल ग्लूकोसूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पे नो ग्लूकोज लेवल दिया हुआ है तो ये आपका आंसर जो है वो नहीं जाएगा। अब देखिए रीनल ग्लूकोसूरिया जो है इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीनल ग्लूकोसूरिया इज द एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन डिस्पाइट नॉर्मल और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, उसके अलावा भी जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आता रहे। ये क्यों होता है वो जानना ज़्यादा जरूरी है। दिस अकर बिकॉज द किडनी आर नॉन इफिशियंटली रीअब्सॉर्ब। देखिए जब हम ग्लोमेरुलस पढ़ते हैं जो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट होकर यहाँ इसमें आता है पीसीटी में, और यहाँ से इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया था। तो यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी है वो नहीं रहती, इसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आने लगता है। तो while glucose is normally reabsorbed in the kidney, in renal glucosuria the tubule are impaired in the process leading to glucose being lost in the urine। तो इसमें नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है ब्लड ग्लूकोज की और लो ब्लड ग्लूकोज भी हो सकता है, तब भी यूरिन में ग्लूकोज आता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कॉमन हो सकता है, अभी इसमें आपका डाउट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज ऑफ हनी बी को डिकोड किया, तो हनी बी की लैंग्वेज को डिकोड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिस। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं ये कार्ल वॉन फ्रिस हैं। इनका चेहरा जो है वो आपको कुछ उनकी तरह दिखता होगा, जो एक साइंटिस्ट थे सीडीआरआई के जिन्होंने
अभी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया है और जिन्होंने वो वाला गाना गाया था हुआ छोकरा जवारे, तो ये कुछ उनकी तरह दिख रहे हैं। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। इनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिस। तो यहाँ पे देखिए आपको मधुमक्खी दिख रही हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो हनी बी का डांस और जो इनकी लैंग्वेज है, इनको कोड जो किया था वो कार्ल वॉन फ्रिस ने किया था। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका इसका आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है एक्सरे कॉज म्यूटेशन थ्रू। जो एक्सरेज होते हैं वो म्यूटेशन कॉज करते हैं किसके द्वारा? तो जो एक्सरेज होते हैं वो म्यूटेशन कॉज करते हैं डिलीशन द्वारा। तो इसका डी स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट जाएगा। एक्सरे कैन इंड्यूस म्यूटेशन बाय अल्टरिंग डीएनए स्ट्रक्चर्स थ्रू वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग डिलीशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड चेंजेस इन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन है नहीं, डिलीशन आपको ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो प्राइमरी कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन का वो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास में होता है। तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। तो प्राइमरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीथिंग रिसाइड्स इन मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा के पास में जो आपका रेस्पिरेटरी कंट्रोल है या रेस्पिरेटरी कंट्रोल है ये पाया जाता है। वहीं जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूटिक सेंटर जो होते हैं वो आपके पोन्स में पाए जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम इन द ब्रेन स्टेम स्पेशली लोकेटेड इन द पोन्स। तो ये आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूटिक सेंटर जो है ये पोन्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है इन यूकैरियोटिक सेल 5' कैप इज एडेड टू नेसेंट एमआरएनए बाय विच एंजाइम। तो जब हम लोग पढ़ते हैं जो एमआरएनए बनने के बाद में उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें कैपिंग किया जाता है, टेलिंग किया जाता है और स्प्लाइसिंग किया जाता है। तो जो कैपिंग जो की जाती है तो वहाँ पर दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका ग्वाइनाइल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होता है और उसके बाद में आपका आता है 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्वेश्चन आपका कॉमन होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। ग्वाइनाइल ट्रांसफरेज भी एंजाइम यूज होता है और मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम भी आपका यहाँ पर यूज होता है कैप लगाने के लिए। और जो कैप होती है उसको नाम देते हैं क्या? 7 मिथाइल गुआनोसिन या फिर M7G के नाम से भी जाना जाता है, जो 5' एंड पर एमआरएनए के लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है ए पॉपुलेशन एग्जिबिट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन। कोई पॉपुलेशन जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ एग्जिबिट या शो करती है कब? तो पॉपुलेशन शो करती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये आपका तब देखने को मिलता है जब इनिशियली ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेटेड होती है, यानी कि इनिशियल ग्रोथ हाई होती है, फिर बीच में आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ बिफोर इट बिगिन टू स्लो होने से पहले आपका ये वो पॉइंट है जहाँ पर ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम थी और लास्ट में जाकर के जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये कैरिंग कैपेसिटी है जहाँ पर फूड और लिमिटेशन सारा देखने को मिलता है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ये नेचुरल सिस्टम में बिलोंग नहीं करता है, इसको हम आर्टिफिशियली मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, सारी कंडीशन फेवरेबल है और फूड भी जो है वो अनलिमिटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली एट फर्स्ट स्टेट द स्टेबलाइजिंग रीचिंग कैरिंग कैपेसिटी। और उसके बाद में जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंचेगी पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा आपका ए। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच कीप्स ग्रोइंग बिगर एंड faster over time. The logistic growth model describe a population that has limited resources or other limited to growth which grow more slowly at its get larger. जैसे ही साइज बढ़ता जाएगा उसकी जो ग्रोथ का रेट है वो स्लो होता जाएगा। ये कहता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहता है कि आपका एक ऐसे जे शेप्ड कर्व जो है वो बनता है और बढ़ता चला जाएगा। जो लॉजिस्टिक है आपका एस शेप्ड होता है और जो एक्सपोनेंशियल है वो आपका जे शेप्ड कर्व होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ लंग फिश डज नॉट रिजेंबल विद कार्टिलेजिनस फिश। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो कार्टिलेजिनस फिश के साथ मैच नहीं करता है लंग फिश का? तो इसका जो आंसर जो है वो आपका बी जाना चाहिए, गिल्स कवर्ड बाय अपरकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर हेल्ड इन द बाइलेयर मेनली बाय दीज बॉन्ड। तो इनमें से नीचे जो बॉन्ड दिए गए हैं किस बॉन्ड द्वारा जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं वो बाइलेयर में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाइलेयर मतलब हो गया ये आपका मेम्ब्रेन है और यहाँ पर जैसे बीच में आपके जो प्रोटीन्स लगे होते हैं ये मेनली आपका हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन के द्वारा ये आपके जुड़े रहते हैं। तो डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है विच सिग्नलिंग पाथवे इज इन्वॉल्व इन मेसोडर्मल इंडक्शन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा TGF बीटा एंड FGF सिग्नलिंग, यानी कि सी स्टेटमेंट। मेसोडर्मल इंडक्शन इज ए क्रूशियल प्रोसेस इन अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट where the mesoderm germ layer is established from the surrounding ectoderm and endoderm. This process involves cell to cell signaling primarily through signaling molecule like FGF. FGF मतलब हो गया फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड TGF बीटा यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेसोडर्मल टिश्यू एंड ऑर्गन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है विच प्राइमेट इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन। तो कौन जो है वो मॉडर्न मैन का क्लोजेस्ट रिलेटिव है। तो सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है, जो चिंपैंजीज होते हैं वो मॉडर्न मैन के क्लोजेस्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप प्राइमेट का जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ह्यूमन है, और ह्यूमन के सबसे पास जो होते हैं वो आपके चिंपैंजीज और बबून्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आपका आता है वेस्टर्न गोरिल्ला और ईस्टर्न गोरिल्ला। तो बबून यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चिंपैंजीज यहाँ पर है नहीं, आपको देखने को मिल रहा है क्या, गोरिल्ला, ठीक है। और गोरिल्ला के पीछे जस्ट आप देखेंगे तो ओरंगटन आता है, और ओरंगटन के बाद जो है वो आपका आता है गिब्बन्स। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्लोजली जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, गोरिल्ला, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है डोम शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर। जो डोम शेप्ड जो ग्लाइकोप्रोटीन है जो RER की सरफेस पर पाई जाती है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। तो ये जो डोम शेप्ड प्रोटीन होती है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, राइबोफोरिन। ये इसका आपका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। राइबोफोरिन, स्पेशली राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 आर फाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। दे एक्ट एज राइबोसोमल रिसेप्टर प्रोटीन। ये इसी प्रोटीन से आकर के राइबोसोम जो है वो अटैच होता है, फैसिलिटेटिंग द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू द RER मेम्ब्रेन। These protein are transmembrane glycoprotein with a dome like shape। तो इसका जो डी स्टेटमेंट है राइबोफोरिन, वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कौन सा जो है रेशियो वो प्रूव करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को है आपका 9:3:3:1 जो है वो ये प्रूव करता है, और 1:1:1 1:1 ये आपका जो है ये आपका टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है इन रामाचंद्रन प्लॉट द ओमेगा एंगल एट द पेप्टाइड बॉन्ड इंडिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ये जाना चाहिए बी। इसमें कहा गया है प्लेनरिटी ऑफ द पेप्टाइड विच इज टिपिकली अराउंड 0 से 180 डिग्री हो सकती है। तो इसका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम द वेरियस नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट इन। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो हार्ट कंट्रोल किया जाता है, तो मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये आपका मायोजेनिक हार्ट्स होता है, और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनमें जो आपका हार्ट होता है ये आपका नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है। तो डी स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट जाएगा। तो ए न्यूरोजेनिक हार्ट वेदर द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स इज प्राइमरली फाउंड इन लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे आपका एनिलिडा और आर्थ्रोपोड्स में आपका ये देखने को मिलता है, जैसे इंसेक्ट, स्पाइडर, इनमें आपका नर्व इम्पल्स के द्वारा सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। इन दिस फाइला द हार्ट रिदम कॉन्ट्रैक्शन आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय नर्व गैंग्लिया लोकेटेड नियर द हार्ट। हार्ट के पास में कुछ नर्व गैंग्लिया लोकेटेड होते हैं जो इनके कॉन्ट्रैक्शन को डायरेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आर्थ्रोपोड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है व्हाट ट्रिगर द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज। G1 से S फेज में कौन से ट्रांजिशन जो CD के साइक्लिन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका G1 में होता है आपका CDK4/6 साइक्लिन D, और जब G1 से S में जा रहे होते हैं तो आपका होता है साइक्लिन E CDK2, और जब आपका S फेज होता है, S फेज में होता है साइक्लिन A CDK2, और जो आपका यहाँ पर ये S से G2 से M की तरफ जब जाते हैं तो आपका होता है साइक्लिन 1 और CDK1, और M फेज है जो उसमें आपका हो जाएगा साइक्लिन B और CDK1। यहाँ पर ये आपका एक रेफरेंस बुक से मैंने एक ये इमेज लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका माइटोटिक होता है, साइक्लिन A और साइक्लिन B को माइटोटिक में पार्टिसिपेट करता है, उसको माइटोटिक CD के नाम से भी जाना जाता है। CDK2 साइक्लिन E जो है वो आपका G1 से S के लिए है, और जो CDK2 साइक्लिन A है जो वो आपका S के लिए है। साइक्लिन D CDK4 जो है वो आपका है G1 के लिए, G1 सेल के लिए, और CDK4 और जो 6 जो है ये भी आपका है, 6 वाला भी है CDK1
और जीवन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है नेचुरल सिलेक्शन ओवर मैनी जनरेशन टू गिव राइज न्यू स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट सही है, जब कई जनरेशन तक नेचुरल सिलेक्शन होता है तो नई स्पीसीज बनती हैं। बॉटल नेक इफेक्ट डिटरमाइन द फ्यूचर फेट ऑफ द स्पीसीज। तो दो तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक बॉटल नेक इफेक्ट होता है, दूसरा फाउंडर इफेक्ट होता है। ये जो फ्यूचर होता है स्पीसीज का, उसके फेट को डिसाइड करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं, लेकिन जो बी स्टेटमेंट है यानी कि जो आर स्टेटमेंट है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा वो आपका ए जाना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ए अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ए सीक्वेंस। यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन दिया गया और उससे आपका सीक्वेंस पूछा है कि सीक्वेंस क्या होगा। तो आप देखिए सबसे लास्ट में आपका होमोसेपियंस जो आते हैं, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर आपको होमोसेपियंस सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाना चाहिए। फिर भी आप एक बार सीक्वेंस देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका आता है ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, या उसके बाद आएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सैपियंस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा, सेकंड नंबर यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आपका हो गया सेकंड वाला। फिर आपका होमो हेबेलिस यानी कि आपका हो गया थर्ड। फिर आपका हो गया होमो इरेक्टस, ये आपका हो गया फोर्थ। और लास्ट में आपका आ गया होमो सैपियंस, ये आपका हो गया फर्स्ट। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा गया HV1AC का जो लेवल होता है इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ, ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HV1AC। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस की जानकारी करने के लिए किया जाता है, और इससे लास्ट के कुछ मंथ का हम लोग शुगर का लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या रहा। तो HV1AC टेस्ट आल्सो नोन एज हीमोग्लोबिन 1AC, 1AC और ग्लाइकेटेड hemoglobin test is a blood test that provide a snapshot of your average blood sugar level over the past 2 to 3 मंथ। आपके पिछले 2 से 3 महीने के बीच में ब्लड शुगर लेवल क्या रहा है उसके बारे में ये डिटेल जानकारी प्रोवाइड करता है। इट्स यूज टू डायग्नोज डायबिटीज, मॉनिटर ब्लड शुगर कंट्रोल इन पीपल विद डायबिटीज एंड एसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। तो ये सारी चीज़ों को पता करने में हेल्प करता है। तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन साइड देयर इज सिमिलरिटी इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनता है। तो आप देखिए जहाँ पर आपको परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रही होगी तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। जी सी के साथ पेयर करता है ए, तो यहाँ पर एक मैच नहीं है। ए टी के साथ मैच है, टी ए के साथ है, जी इसमें यहाँ पे एक मैच नहीं है। दूसरा है आपका जी सी के साथ मैच करता है, जी सी के साथ मैच करता है, ए टी, जी सी। तो ये भी आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। एक बार हम सारा देख लेते हैं। जी सी के साथ, ए टी के साथ, तो यहाँ पर आपका गलत है। टी ए के साथ, ए के साथ और सी जी के साथ। यहाँ पर है आपका सी सी, ये गलत हो गया। जी जी ये भी गलत हो गया। टी ए ये, तो सबसे ज़्यादा नॉन मैचिंग जो है वो यहाँ पर है, तो लूप सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनेगा। तो डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द कंटामिनेंट इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल अकरिंग माइक्रोब्स। तो नेचुरल अकरिंग माइक्रोब्स द्वारा कंटामिनेंट्स को हटाने की प्रोसेस को हम लोग बायो रिमेडिएशन कहते हैं। और यहाँ पर बोला गया है इन नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स, और कुछ इन्वायरमेंट जैसा बोला गया द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द कंटामिनेटेड इन एन इन्वायरमेंट बाय नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स। तो नेचुरली बोला गया है तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक के नाम से जानेंगे। तो इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन उसको कहा जाएगा। इसमें देखिए आपसे मैचिंग में पूछा गया है कि आपका क्या आंसर करेक्ट जाना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका चागास डिजीज होता है ये आपका कॉज्ड होता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी द्वारा। तो डी का आपका चला जाएगा क्या, फोर्थ। डी का आपका जाएगा क्या, फोर्थ। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी द्वारा डिजीज हो रही है आपकी क्या, चागास डिजीज, और ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड ट्राइटोमिनी बग द्वारा। इट कैन कॉज सीरियस हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। वहीं जो आपका स्पुंडिया जो है इसको म्यूकोकुटेनस लिस्मानिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये लिस्मानिया ब्रेजिलेंसिस द्वारा कॉज होता है। तो ये आपका जाएगा बी का फर्स्ट। अब देखिए बी का फर्स्ट और डी का फोर्थ जो है वो आपको केवल एक स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा।
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, इसे हम लोग ह्यूमन अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। ये कॉज होता है पैरासाइट ट्रेपेनोसोमा ब्रूजी द्वारा। तो ये आपका चला जाएगा सी का सेकंड, तो सी का सेकंड यहाँ पर है। इसके अलावा जो ओरिएंटल सोर होता है इसे क्यूटेनियस लिस्मानियासिस के नाम से जानते हैं। ये प्रोटोजोन पैरासाइट होता है, लिस्मेनिया स्पेशली लिस्मानिया ट्रॉपिका इन दी ओल्ड वर्ल्ड। तो ओरिएंटल सोर जो है वो आपका लिस्मानिया ट्रॉपिका चला जाएगा। तो इसका बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो चमगादड़ द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये वेव रिलीज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जो किसी प्रे से टकराते हैं और वापस आते हैं। इसके द्वारा ये लोकेशन और नेविगेशन का काम भी ये करते हैं। तो टेरोपस जो है वो एक सब ऑर्डर है येनिटोपेरा कायरोपटेरा का, यहाँ पर टेरोपस इसको नाम दिया जा रहा है, सब ऑर्डर है इसका। is a genus of megabats which are among the largest bat in the world. They are commonly known as fruit bat और flying foxes के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कौन सी हिस्टोन लिंकर हिस्टोन है। हिस्टोन बाइंड्स टू लिंकर डीएनए। कौन सी हिस्टोन जो है वो लिंकर डीएनए के साथ बाइंड करती है। तो देखिए, जब हम हिस्टोन पढ़ते हैं तो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, उसमें आपके 8 प्रोटीन होते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 आगे की तरफ है और 4 ही आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे, 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल 4 होते हैं। 4 की 2 सब यूनिट होती हैं। H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। 2 सबकी यूनिट है, तो ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एक H1 हिस्टोन भी होता है जिसे लिंकर हिस्टोन के नाम से जाना जाता है। और ये आपके चारों जो है वो ऑक्टामर में होते हैं, 8 होते हैं, 2 सबकी सब यूनिट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका H1 जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सा जो है वो हिस्टोन कोर में आपका पाया जाता है न्यूक्लियोसोम की। तो H2A, H2B, H3 एंड H4 जो है वो आपका ये इसमें पाया जाएगा हिस्टोन कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द टेक्निक यूज टू विजुलाइज द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को विजुलाइज करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट है आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है नॉट ए सेकेंड सेल सिग्नलिंग मैसेंजर। इनमें से कौन सा जो है वो सेल सिग्नलिंग मैसेंजर नहीं है, सेकेंडरी सेल सिग्नलिंग मैसेंजर नहीं है। तो कैल्शियम आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है, डाइएक्साइल ग्लिसरॉल आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है, साइक्लिक एमपी होता है, इसके अलावा IP3 होता है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका NADH जाएगा। NADH जो है वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका C जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्लूकोज जो है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके नहीं जाएंगे। रेफिनोज जो है वो रिड्यूसिंग ना होकर के रेफिनोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज भी आपका नॉन रिड्यूसिंग है। तो बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा। सुक्रोज एंड रेफिनोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब समझ लीजिए कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते उन्हें हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। रेफिनोज जो है वो एक ट्राइसेकेराइड होता है, यानी कि इसमें 3 शुगर होते हैं। एक आपका गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। यहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब इसको यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम ए द्वारा ट्रीट किया जाता है तो इसमें आपका जो रिलीज होगा गैलेक्टोज और सुक्रोज रिलीज होगा, और जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम बी द्वारा ट्रीट किया जाएगा तो मेलिबोज और फ्रक्टोज रिलीज होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, हो सकता है किसी एग्जाम में ये चीज़ पूछ लिया जाए। रेफिनोज इज ए ट्राइसेकेराइड, ए कॉम्प्लेक्स शुगर कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। रेफिनोज इज ए ट्राइसेकेराइड, ए कंपाउंड शुगर, ये चीज़ हो गया। उसके अलावा इट इज फाउंड इन वेरियस प्लांट पार्ट, पर्टिकुलरली इन लेग्यूम, सीड एंड स्टेम। ह्यूमन लैक द नेसेसरी एंजाइम अल्फा गैलेक्टोसाइडेज टू डाइजेस्ट रेफिनोज। ह्यूमन में रेफिनोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता, विच कैन लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशूज लाइक फ्लैटुलेंस। तो ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता ये एंजाइम जो रेफिनोज को डाइजेस्ट कर सके। अगर ये कभी हमारी बॉडी में आ जाएगा तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कौन जो है वो एडॉप्टिव रेडिएशन कहाँ देखने को मिलता है। तो एडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो हमें डार्विन की फिंचेस में देखने को मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा ये आपका मैमल्स में देखने को भी मिलता है और बर्ड्स में मिलता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये आपका हो गया एडॉप्टिव रेडिएशन इन बर्ड्स या फिर डार्विन की फिंचेस में जो मिला था वो हो गया। इसके अलावा ये आपका एडॉप्टिव रेडिएशन हो गया, ये आपका जो मैमल्स हैं उनमें ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव जाएगा। नेक्स्ट है
इसमें आपसे कहा गया है अरेंज दी फॉलोइंग इपोजेस इन सीक्वेंस, इसमें इपोज को करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने ये क्लियर करना चाहिए था कि ओल्डर से यंगर की तरफ पूछ रहा है या यंगर से ओल्डर की तरफ पूछ रहा है। सेम इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था वहां पर भी एक यही प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो सबसे ऊपर जो है वो आपका है क्या, ये आपका प्लेस्टोसीन हो गया, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा पैलियोसीन, तो ये आपका पैलियोसीन हो गया। फिर आपका हो जाएगा इयोसीन, तो ये आपका इयोसीन हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। फिर आपका आता है और ये आपका हो गया ओलिगोसिन, ये आपका हो गया यानी कौन सा फोर्थ, और ओलिगो के बाद आपका आएगा प्लेस्टोसिन, ये आपका हो जाएगा क्या थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड आप देखिए ये आपका फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, जिसे हम लोग नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर, तो इसमें से कौन जो है वो अपोजिट है। तो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटेड जेनरिक, हाँ तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एक जो है वो पहला नाम आपका जेनरिक होता है और दूसरा जो है वो आपका स्पेसिफिक होता है। द नेम आर रिटन इन इटैलिक या अंडरलाइन, हाँ जब उनको लिखते हैं अगर कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो इटैलिक लिखेंगे, नहीं तो अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट भी हमारा सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड मस्ट बी अंडरलाइन, ये स्टेटमेंट भी सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं जब यहाँ पे बोल दिया कि भैया इटैलिक में लिखना है तो उसको इटैलिक में लिखना है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप उसको नहीं लिख सकते। तो कंट्रेरी जो है वो आपका डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है XXY क्रोमोसोम कंप्लीमेंट्स इन ह्यूमन विल डेवलप एज, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको इधर से देखेंगे तो XX मिल रहा है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है XY, तो ये आपका क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का एग्जाम्पल होता है। तो ये आपका ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट है आपका द कार्बोहाइड्रेट रिच जोन ऑन द सेल सरफेस इज आल्सो कॉल्ड, तो इसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। कार्बोहाइड्रेट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट रिच जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। रिफर्स टू ए हाईली हाइड्रेटेड फाइब्रस मैशवर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कवर्स द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल, बैक्टीरिया एंड अदर सेल, तो डी स्टेटमेंट आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो आपकी देखने को मिलती है जो आपका ये ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में। तो ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपका हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर, अबंडेंस रेनफॉल, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल एंड हाई बायोडाइवर्सिटी। तो हाई बायोडाइवर्सिटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, these ecosystem are home to vast variety of plant and animal life including tall trees forming a dense canopy and a variety of unique adaptation. They are primarily located near the equator, तो यहाँ पर आपका इक्वेटर, तो ये इक्वेटर के पास में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है which of the following animal are classified as deuterostome, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम मानिए कि ब्लास्टोपोर से अगर माउथ डेवलप हो रहा है पहले तो उसे प्रोटोस्टोम कहेंगे, और अगर पहले एनस डेवलप हो रहा है तो उसे ड्यूटोरोस्टोम कहते हैं। तो एकाइनोडर्मिटा से जो आपके पहले के एनिमल होते हैं वो आपके सारे कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोम होते हैं, और एकाइनोडर्मिटा से लेकर के जो आपका कॉर्डेटा तक होता है वो आपके सारे कैसे होते हैं, ड्यूटोरोस्टोम होते हैं। तो स्टारफिश और सी अर्चिन जो है वो आपके एकाइनोडर्मिटा के फाइलम में आते हैं, तो ये आपके ड्यूटोरोस्टोम है। वहीं आपके मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा ये सब आपके प्रोटोस्टोम होते हैं। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैचिंग में, तो सोडियम पोटेशियम पंप हमने पीछे पढ़ा, तो जो आपका पोटेशियम चैनल का इनहिबिटर होता है वो आपका होता है डी का फर्स्ट, यानी कि उबाबिन जो है वो पोटेशियम चैनल का इनहिबिटर है। केवल डी का फर्स्ट एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट जाएगा। साइक्लिक एएमपी काइनेज इनहिबिटर, फॉस्फेट इनहिबिटर, तो ए का थर्ड यानी कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो आपका फॉस्फेट इनहिबिटर है। बी का सेकंड यानी कि काइनेज इनहिबिटर है वो आपका रापामाइसिन है। और साइक्लिक एएमपी जो है ये फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो सी का हो जाएगा क्या आपका
4। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो उबाविन है वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम पोटेशियम पंप है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आ रहे हैं और इसमें एटीपी का खर्चा होता है। तो जो उबाविन है ये पोटेशियम को ब्लॉक कर देगा। जैसे यहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, वैसे ही मेम्ब्रेन में आगे चल करके यहाँ पर सोडियम कैल्शियम का पंप भी होता है। तो सोडियम कैल्शियम का पंप जो है वो क्या करता है, सोडियम को अंदर लाता है, ठीक है, और कैल्शियम को बाहर ले जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि उबाविन एंड डिस्टेलिस लाइक डिस्टोनिन आर बोथ कार्डियक ग्लाइकोसाइड दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इन द हार्ट लीडिंग टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड दस इंक्रीज हार्ट मसल। तो यहाँ पर थोड़ा अपोजिट हो रहा था, ये शायद सोडियम को बाहर ले जाता है और कैल्शियम को अंदर लेकर आता है, ठीक है। तो ये पंप होता है, अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, these are key difference in their mechanism of effect. Sodium potassium pump and calcium pump, especially the sodium calcium exchanger, are interconnected in a complex relationship that regulate calcium level within the cell, particularly in cardiac tissue. The sodium potassium pump maintain the sodium and potassium gradient across the cell membrane, which in turn drive the sodium calcium exchanger. The sodium calcium exchanger uses the sodium gradient created by sodium potassium pump to एक्सट्रूडेड कैल्शियम फ्रॉम दी सेल। तो ये सोडियम जो है वो बाहर ले जा रहा है और कैल्शियम को क्या कर रहा है, अंदर लेकर आ रहा है। तो इस तरह से ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कंट्रोल में रहते हैं। तो उबाविन जो है वो आपका पोटेशियम चैनल का इनहिबिटर है। जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये सारे चैनल्स, गेटेड, वोल्टेज गेटेड, लिगैंड गेटेड, वहाँ पर सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, फर्स्ट जाएगा। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा पिग्मी हॉग जो है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो सेवरल स्पीसीज इन इंडिया आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड फेसिंग आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इंक्लूड द पिग्मी हॉग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल टाइगर। ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। अब बात आती है कि जो बंगाल टाइगर है ये तो सबने देखा होगा, पिग्मी हॉग जो हमारा करेक्ट आंसर है ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका पिग्मी हॉग दिख रहा है, ये मुस्कुरा रहा है हमारे ऊपर क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसका जो डी स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट जाएगा, पिग्मी हॉग जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो इसको क्लैडिस्टिक के नाम से जाना जाता है। ये आपका आरपीएससी लेक्चरर के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है इन बिहेवियरल इकोलॉजी द टर्म ऑप्टिमल फॉरेगिंग थ्योरी रिफर्स टू। तो ऑप्टिमल फॉरेगिंग थ्योरी जो है ये बिहेवियरल इकोलॉजी में पाया जाता है। ये मॉडल है जो प्रिडिक्ट करता है हाउ एनिमल चूज देयर फूड सोर्सेज एंड फॉरेगिंग स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज देयर एनर्जी इनटेक एंड मिनिमाइज देयर एनर्जी एक्सपेंडिचर। यानी कि वो काम करो जिसमें जब खाना खाओ उस चीज़ को तो ज़्यादा एनर्जी मिले और खर्चा कम हो। पता चला कि शिकार करने में ही इतनी एनर्जी खर्च कर दी, उसको खाने के बाद उतनी मिली ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका डी जाएगा, आइडिया दैट एनिमल ऑप्टिमाइज देयर फॉरेगिंग स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो यानी कि डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैचिंग कराना है। तो लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में नाम दिए गए। लिस्ट 1 में आपका दिया गया मॉन्स प्यूबिस, ग्लोमेरुलस, फेरोप्टोसिस, प्रोटीन हार्मोन। और वहीं जो आपकी लिस्ट 2 है इसमें आपका यूरिन फॉर्मेशन, सेकेंड मैसेंजर, फीमेल एक्सटर्न जेनेटेलिया और हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो फीमेल जेनेटेलिया का पार्ट होता है, और जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पर आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो इसका हो जाएगा बी का आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी का फर्स्ट जो है वो केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बी में, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए फेरोप्टोसिस जो है ये आपका आयरन प्रोटीन है। जब हमने आयरन मैकेनिज्म पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म में तो वहाँ पर देखा था कि इसका रोल क्या है। तो फेरोप्टोसिस जो है वो आपका हो जाएगा क्या, हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा, तो हो जाएगा सी का 4। और प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर का यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोटीनेसिस हार्मोन होते हैं, मेम्ब्रेन पर बाउंड होंगे और सेकेंडरी मैसेंजर का यूज़ करेंगे। तो डी का हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। यहीं पर आप देखिए जो ये फीमेल में जो ये मॉन्स प्यूबिस है यहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं, इस रीजन को मॉन्स प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है एक तरफ आपका विटामिन दिया हुआ और उसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है,
बी की कमी से होती है बेरी, डी की कमी से होता है रिकेट्स यानी कि सूखा, और सी की कमी से होता है स्कर्वी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए लिस्ट दी हुई है, बी ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी वन की कमी से बेरी, बी2 की होता है आरिवो फ्लेविनोसिस, बी3 पेलिग्रा, बी5 पेरिथिया, बी6 एनीमिया, बी7 डर्मेटाइटिस एंड इंटरटाइटिस, बी12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बी17 कैंसर, सी से स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम, डी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ई से लेस फर्टिलिटी, और के जो होता है वो आपका नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है। तो इसको तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा क्या, डी का जाएगा आपका सी, डी का थर्ड। तो एक देखिए एक ही स्टेटमेंट है जहाँ डी का थर्ड दिया हुआ है, तो बी स्टेटमेंट आपको करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द की रेगुलेटर ऑफ लेमन बाइंडिंग प्रोटीन। जो लेमन बाइंडिंग प्रोटीन का की रेगुलेटर होता है वो आपका LAP2 प्रोटीन होता है। यहाँ पर आप देखिए LAP2 प्रोटीन, पर्टिकुलरली LAP2 अल्फा आर की रेगुलेटर ऑफ लेमन प्रोटीन, स्पेशली ए टाइप लेमन LAP2 अल्फा इज इन्वॉल्व्ड इन maintaining the mobile and low assembly state of A-type lamins within the nucleoplasm, affecting their interaction and organization. It also play a role in regulating lamin A और C interaction with chromatin and influencing gene expression. इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट डज ए मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप इन ए फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट। मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो होता है फाइलोजेनेटिक ट्री में वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज मोनोफाइलेक्टिक, पैराफाइलेक्टिक, पॉलीफाइलेक्टिक बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मोनोफाइलेक्टिक जो ग्रुप होते हैं उसमें क्या होगा, इंक्लूड एन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए मोनोफाइलेक्टिक में कहाँ बात की गई है, तो ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है उसका करेक्ट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कॉमन एंसेस्टर हो गया और ये इसके सारे डिसेंडेंट हो गए। तो कॉमन एंसेस्टर जब अलग अलग होता है, डिसेंडेंट होंगे तो हो जाएगा पॉली, और एक ही क्लैड के सारे होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है क्या, पैरा। तो यहाँ पर आप देखिए while paraphyletic group include an ancestor and only some of its descendant, सम ऑफ यानी कुछ डिसेंडेंट की बात की गई है, कॉमन एंसेस्टर और सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट, तो ये आपका हो जाएगा पैरा। और पॉलीफाइलेक्टिक में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट लैक के रिसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड आर ऑफन फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अदर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। यहाँ पर एंसेस्टर जो है वो नहीं दिया रहता है, तो ये आपका ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल ब्लाइंड सेक एनिमल रिटेन बाई जर्मिनल कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये समझिए पहले बाई जर्मिनल कंडीशन होता क्या है। तो पहले आप समझ लीजिए कि ब्लाइंड सेक क्या होता है, जहां पर क्या हो कि एनिमल में एक ही ओपनिंग पाई जाती है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ही ओपनिंग होती है, इसी से आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं और इसी से फूड अंदर आता है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है उसको ब्लाइंड सेक के नाम से जाना जाता है। The term blind sac refer to a body plan where an organism has single opening for mouth ingestion and ejection, resembling a blind sac. This body plan is characteristics of animals like cnidarians यानी कि coelentrates में और platyhelminthes में blind sac body organization देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बाइजर्मिनल कंडीशन की। तो बाइजर्मिनल कंडीशन को बाइजर्मिनल कोरिस्टोमा के नाम से भी जाना जाता है, इसे हैरी पॉलिप के नाम से भी जानते हैं। ये एक रेयर डेवलपमेंटल मेलफॉर्मेशंस होता है जहाँ पर टिश्यू दोनों जगह से एक्टोडर्म और मेसोडर्म लेयर के प्रेजेंट होते हैं और एबनॉर्मल लोकेशन पर पाए जाते हैं। दीज ग्रोथ आर बिनाइन एंड टिपिकली अपीयर इन स्यूडो न्यूक्लिएटेड मासेस इन दी ओरोफेरिंग्स। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, और नेजोफेरिंग्स पर्टिकुलरली इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, तो ये पर्टिकुलरली बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका बाइजर्मिनल कंडीशन। यहाँ पर देखिए मेसोडर्मल और जो आपका एक्टोडर्मल लेयर्स होती है उसका मास देखने को मिलता है। तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, ये ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, नॉट ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट। तो यहाँ के आपका स्टेटमेंट में कहा गया था ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉट कॉर्डेट, तो ये जस्ट अपोजिट था, ये भी आपका आंसर जो है वो नहीं जाएगा। एनिमल्स
यहाँ पे आप देखिए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड phalangeal gill slits at some point in their development. Vertebrates, a subphylum within Chordata, are chordates that also possess a vertebral column which replaces the notochord in adult. Therefore, there are chordates like tunicates and lancets that lack a vertebral column and are not vertebrate. Blind sac animals such as Cnidaria jellyfish exhibit radial symmetry. This means their body can be divided into similar half by multiple planes passing through a central axis. They have a single opening for mouth ingestion and ejection. देखिए यहाँ पर बोला गया था एनिमल हैव रेडियल सिमेट्री कंटेन्स ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑल ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन ट्यूब. तो यहाँ पर देखिए आपसे नेक्स्ट में ट्यूब विद इन ट्यूब की बात की गई है. तो द ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान इज फाउंड इन सेवरल एनिमल फाइला, मोस्ट नोटेबली एनिलिड्स, एस्केलमेंथीज एंड chordates. In the arrangement, a digestive tube is positioned within a outer body wall, creating a cavity between them. जैसे हम होते हैं ना, हमारा एक तरफ माउथ है और एक तरफ एनस होता है, तो इसको ट्यूब विदिन ट्यूब के नाम से जाना जाता है. The organ system level of organization in the animal kingdom first appear in phylum Aschelminthes and all higher phyla. तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या जाएगा. एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री कंटेंट ब्लाइंड सैक एनिमल, और ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन ट्यूब. तो और ऑर्गन सिस्टम देखिए आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है फाइलम एस्केलमेंथीज से. ठीक है. एंड ऑल हायर फाइला, तो एस्केलमेंथीज उसके बाद जो है वो सब में कह रहा है ट्यूब विद इन ट्यूब होता है. तो यहाँ पर देखिए आपका ट्यूब विद इन ट्यूब जो है वो आपका एस्केलमेंथीज, एनिलिड्स और यहाँ पर है. तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या यहाँ पर, इसका आपका जाएगा डी ऑप्शन जाएगा. ऑल ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो डी स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में कहा गया है ऑब्टुरेटर फोरामेन इज फाउंड इन. तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑब्टुरेटर फोरामेन होता है वो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो ये लार्ज ओपनिंग इन द हिप बोन बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑब्टुरेटर फोरामेन. तो यहाँ पर जो आपका ऑब्टुरेटर फोरामेन है वो इस्चियम और प्यूबिस के बीच में प्रेजेंट होता है. तो ये आपका पेल्विक गर्डल में होता है. इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है mRNA स्प्लाइसिंग डज नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज ऑफ. तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और इसका आंसर जो देखना होगा कि आयोग क्या देता है. तो यहाँ पर पूछा गया था कि mRNA की जो स्प्लाइसिंग है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती. क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के जीन में इंट्रॉन्स नहीं होते. ठीक है. तो इंट्रॉन्स जो है वो प्रोकैरियोटिक जीन में नहीं होते, केवल एक्सॉन्स होते हैं. तो इंट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से वहाँ पर नहीं पाई जाती है स्प्लाइसिंग. तो इसका बी स्टेटमेंट तो करेक्ट जाएगा ही. अब जब इंट्रॉन्स नहीं होते तो वहाँ पर स्प्लाइसिंग एजेंट जो है वो नहीं होते, या स्प्लाइसिंग के जो एंजाइम्स होते वो नहीं होते. तो बी स्टेटमेंट भी आपका कुछ हद तक सही है. लेकिन जब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर सिमिल्टेनियसली. तो जब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके बाद में जैसे mRNA बनना शुरू होता है ना, तो उसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है. तो ए और बी स्टेटमेंट सही है. तो इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन का हम ऑल दी अबव आंसर लगा सकते हैं. लेकिन देखना होगा कि आयोग कहीं इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी को तो नहीं मान रहा है कि इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते. तो इसका फोर्थ ऑप्शन आप लगा सकते हैं. ये देखने लायक होगा जब आंसर की आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसके पॉइंट भी समझ लीजिए. देखिए लास्ट एग्जाम जो हुआ था यूपीएससी का, वहां पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसे जीन जहां पर इंट्रॉन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, स्प्लिट जीन. और जहां पर इंट्रॉन नहीं होते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, नॉन स्प्लिट जीन. तो यहाँ पर नॉन स्प्लिट जीन के बारे में आपसे पूछा गया है जो आपका प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और कुछ जगहों पर यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं. तो नॉन स्प्लिट जीन इन ह्यूमन आल्सो कॉल्ड इंट्रॉन लेस जीन आर जीन्स दैट कंसिस्ट सोलली ऑफ कोडिंग रीजन, यानी कि केवल किसके बने हुए हैं, एक्सॉन के बने हुए हैं. डू नॉट कंटेन एनी नॉन कोडिंग रीजन, और उसमें कोई भी जो है वो इंट्रॉन नहीं है. जबकि मोस्ट यूकैरियोटिक जीन आर स्प्लिट जीन. मोस्ट कैसे होते हैं, स्प्लिट जीन होते हैं, यानी कि उसमें आपका इंट्रॉन भी होता है और एक्सॉन भी होता है. लाइक सर्टेन हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन जीन जो है वो आर कंप्लीटली एक्सोनिक.
प्रोकैरियोटिक जीन आर जनरली नॉन स्प्लिट। प्रोकैरियोटिक जीन जो है वो नॉन स्प्लिट होते हैं, और ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पे हिस्टोन के जीन और इंटरफेरोन के जीन होते हैं, वो कम्प्लीटली एक्सोनिक होते हैं, यानी कि उसमें इंट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह से जिसका आंसर जाना चाहिए वो आपका 4 जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है द रिस्पेक्टिव होमोलॉगी ऑफ ट्यूबुलिन एंड एक्टिन इन बैक्टीरिया। तो जो एक्टिन इन बैक्टीरिया है वो आपका हो जाएगा होमोलॉगस आपका एमआरई मरे बी प्रोटीन, और जो आपका ट्यूबुलिन है वो आपका है एफटीजेड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए स्टेटमेंट, एफटीजेड एंड मरे बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच वन इज द पैरामेट्रिक टेस्ट। तो दो तरह की चीज़ें होती है, एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है। पैरामेट्रिक में हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग पैरामेट्रिक कहते हैं। जैसे नॉन पैरामेट्रिक, जैसे में सुंदरता की बात की जाए तो सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है, तो ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट एज्यूम डाटा फॉलो ए स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नॉर्मल एंड एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर लाइक मीन एंड वेरिएंस। इसके एग्जांपल में आपका आता है टी टेस्ट, एनोवा एंड लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे पूछा गया था पैरामेट्रिक का एग्जांपल कौन है, तो आपका जो एनोवा होता है वो पैरामेट्रिक का एग्जांपल होगा। तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। वहीं पर आपका मैन विटनी टेस्ट, क्रुस्कल वालिस टेस्ट, स्परमैन रैंक टेस्ट, ये सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा विल्कॉक्सन सिग्नेंट रैंक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी, ये सारे आपके कैसे हैं, नॉन पैरामेट्रिक। इसका करेक्ट आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल इज। तो जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मसल में, उसको नाम दिया जाता है कैलसेक्वेस्ट्रिन। तो इन स्केलेटल मसल सेल्स द प्राइमरी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इज कैलसेक्वेस्ट्रिन, कैस क्यू के नाम से भी जानते हैं। इट्स फाउंड विद इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली इन दी टर्मिनल सिस्टर्नी। कैलसेक्वेस्ट्रिन act as high capacity calcium buffering protein, strong calcium within the SR. It also play a role in sensing calcium level and communicating changes to the calcium release channel. Calmodulin is found inside all eukaryotic cell, especially within the cytoplasm. देखिए कैलमॉडलिन जो है ये भी आपका कैल्शियम सेंसिंग है, लेकिन ये आपका साइटोप्लाज्म में होती है, और कैल सेक्वेस्ट्रिन जो है वो आपकी ईआर में होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कैल रेटिकुलिन जो होती है एंड कैल सेक्वेस्ट्रिन, ये बोथ आपकी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है विद इन द ईआर एंड एसआर ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका ईआर के अंदर है वो आपका है कैल रेटिकुलिन, और एसआर के अंदर है वो आपका है हो जाएगा क्या, कैल कैल सेक्वेस्ट्रिन। ठीक है, with both play a role in calcium homeostasis, they have distinct location and function. Cal reticulin is primarily found in ER lumen. Cal reticulin कहाँ पर पाई जा रही है, ER lumen में पाई जा रही है, where it acts at calcium buffering and chaperone adding in protein folding. और जो आपका दूसरा है cal sequestrin on the other hand is main calcium binding protein in the SR of muscle, smooth and SR ऑफ मसल में पाया जाएगा, स्पेशली इन द टर्मिनल सिस्टर्नी, एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल रेटिकुलिन आपका ईआर में है, कैल मॉडलिन आपका साइटोप्लाज्म में है, और जो कैल सेक्वेस्ट्रिन जो है कैल सेक्वेस्ट्रिन जो है वो आपका है एसआर में। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है। वहीं आपका जो मसल सेल होता है वहाँ पर ट्रोपोलिन पाया जाता है, इसकी 3 सब यूनिट होती हैं टी सी ए। तो उनके यहाँ पर हमने अलग अलग फंक्शन दे दिए। सी मतलब हो गया ये कैल्शियम आयन को सेंस करती है, आई मतलब हो गया इनहिबिटरी है, और जो आपका टी हो गया ये ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द नॉन एंजाइमेटिक अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज टू प्रोटीन डीएनए लिपिड इज कॉल्ड। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस होगा नहीं, ये एक पाथवे है। लाइगेशन मतलब किसी मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए लाइगेशन यूज करते हैं। इसका आपका जो आंसर ग्लाइकेशन या ग्लाइकोसाइलेशन में एक जाना चाहिए। जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक एन-लिंक्ड होता है, दूसरा ओ-लिंक्ड होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ग्लाइकेशन जाएगा। ग्लाइकेशन जो है वो आपका नॉन एंजाइमेटिक अटैचमेंट होता है। यहाँ पर आप देखिए ग्लाइकेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन आर बोथ प्रोसेसेस involving the attachment of sugar molecule to protein, but they differ significantly in their mechanism and outcome. Glycation is non-enzymatic random process that can lead to protein damage and is often associated with conditions like diabetes and aging.
Glycosylation, on the other hand, are enzymatic controlled process that modifies protein in a precise manner, influencing their function and stability. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ग्लाइकेशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो क्रस्टेशियंस हैं वो रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू? जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो इसका ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। दीज गिल्स आर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन क्रस्टेशियंस एंड द सराउंडिंग वाटर। तो इसका जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है क्रस्टेशियंस में। और वहीं ट्रैकिया का जो है वो आपका मोलस्का के जो आपका आर्थ्रोपोडा है इसी के दूसरे जो हैं उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखिए मैचिंग कराना है। वूपिंग कफ जो है वो आपका वॉर्डेटेला पर्टुसिस होता है, डी का जाएगा डी। फोर्थ का डी, तो फोर्थ का डी देखिए केवल एक ही स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। वहीं जो आपका काला आजार है वो आपका लिस्मोनिया दोनों वाली हो गया, और जॉइंडिस जो है वो आपका फर्स्ट का हो जाएगा बी, लेप्टोसीरा हो जाएगा बी, और डिसेंट्री जो है वो आपका हो जाएगा क्या, थर्ड का सी, तो ये हो जाएगा सिजला। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सटेंड अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस एट द स्टेज ऑफ। तो किस स्टेज में ये पूछ रहा है? तो द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका जाइगोटिन स्टेज में, और जो फुली डेवलपमेंट एंड कंप्लीट होता है ये आपका पैकेटिन स्टेज में पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, तो यहाँ पर है द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सटेंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इन मियोसिस, इट फॉर्म ड्यूरिंग द अर्लियर जाइगोटिन स्टेज एंड बिकम फुली डेवलप्ड एंड कंप्लीट ड्यूरिंग पैकेटिन। तो इसका आंसर जो है वो पैकेटिन भी जा सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर आयोग जो है वो क्या मानेगा, जायोटिन मानेगा या पैकेटिन मानेगा। तो इस तरह से हमने टोटल आए हुए 70 क्वेश्चन जो आपके यूपीएचएससी के 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और होगा कि अगर जो कोई क्वेश्चन आयोग कैंसिल करता है या कॉमन करता है तो उसके आंसर जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां पर आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे टीजीटी बायोलॉजी 2016 के क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।